नमस्कार, आप देख रहे के न्यूज नेशनल। मैं हूं आपके साथ आकांक्षा मिश्रा। देश विदेश की खबरों में बहुत स्वागत है आपका। खबरों का रुख करने से पहले नजर हेडलाइंस पर। बिहार में तेज ब्रदर्स के बीच विरासत की लड़ाई तेज होती जा रही है। सत्ता के शीर्ष पर जाने के लिए दोनों भाई एक तरह दूसरे के खिलाफ लगातार नई चाल चल रहे हैं। डेनमार्क के प्रधानमंत्री मेट फेडरेशन शनिवार रात 8:30 बजे दिल्ली से एयर इंडिया के विशेष विमान ATR 72 से आगरा के खेरिया हवाई अड्डे पर 25 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल के साथ पहुंची। पूर्वी लद्दाख में LAC पर शांति बहाली के लिए भारत और चीन के बीच उच्च सैन्य स्तर की 13वीं दौर की वार्ता रविवार को सुबह 10:30 बजे चीन की तरफ मोल्दो बॉर्डर प्वाइंट पर होगी। देश की राजधानी दिल्ली में आतंकी हमले का खतरा मंडरा रहा है। आतंकी हमले की सूचना मिलने के बाद दिल्ली पुलिस हाई अलर्ट पर है। शनिवार को दिल्ली पुलिस आयुक्त राकेश अस्थाना ने शीर्ष अधिकारियों के साथ बैठक की और देश में त्योहारों के बीच जहां कोरोना के मामले रविवार को 20,000 से नीचे आ गए हैं, वहीं सक्रिय मरीजों की संख्या भी 208 दिनों के बाद सबसे कम आई। तो अब बुलेटिन की शुरुआत करेंगे कुछ अहम खबरों के साथ। बता दें, जहां बिहार में तेज ब्रदर्स के बीच विरासत की लड़ाई तेज होती जा रही है। सत्ता के शीर्ष पर जाने के लिए दोनों भाई एक दूसरे के खिलाफ लगातार चालें चल रहे हैं। तेज प्रताप जहां बगावती सुर अपनाते हुए नजर आ रहे हैं, वहीं तेजस्वी राष्ट्रीय जनता दल की विरासत खुद के पास रखने के लिए अपनी ताकत का एहसास भी करवा रहे हैं। ताजा मामला तारापुर विधानसभा सीट पर होने वाले उपचुनाव के 2 दिन पहले का है, जहां तेज प्रताप के समर्थन से संजय कुमार ने निर्दलीय के तौर पर अपना नामांकन दर्ज किया था। तेज प्रताप से समर्थन प्राप्त करके संजय कुमार ने तारापुर विधानसभा सीट उपचुनाव के लिए अपना नामांकन तो दे दिया, लेकिन 2 दिन के अंदर ही तेजस्वी ने बड़ी चाल चली। दरअसल तेजस्वी ने शनिवार शाम संजय कुमार को अपने आवास पर बुलाया, उनसे मुलाकात की, जिसके बाद उन्होंने अपना नामांकन वापस लेने का ऐलान कर दिया और RJD में शामिल हो गए। वहीं अब तेजस्वी के इस फैसले के बाद तेज प्रताप भड़क गए हैं। उन्होंने तेजस्वी के सलाहकार संजय यादव को जमकर लताड़ लगाई है। उम्मीदवारी वापस लेने पर संजय कुमार ने भी दी प्रतिक्रिया। संजय कुमार ने कहा है कि बिहार में RJD सरकार बनानी है, इसलिए मैंने फैसला किया है और RJD परिवार को मजबूत बनाने के लिए मैंने अपना नामांकन वापस लिया है। अब मेरा मकसद तारापुर से RJD उम्मीदवार को जिताना है। दरअसल संजय यादव हरियाणा के रहने वाले हैं और बतौर राजनीतिक सलाहकार तेजस्वी यादव के साथ लंबे समय से काम कर रहे हैं। संजय यादव तेजस्वी यादव के रिश्तेदार भी हैं। संजय यादव की तेजस्वी यादव से पहली बार दिल्ली में वर्ष 2010 में मुलाकात हुई थी, जिसके बाद से ही संजय यादव तेजस्वी यादव के काफी करीब आ गए थे और कुछ ही दिन में वे विश्वास पात्र बन गए। तेजस्वी ने इसके बाद उन्हें अपना राजनीतिक सलाहकार बना लिया था। तो डेनमार्क के प्रधानमंत्री मेट फेडरेशन शनिवार रात 8:30 बजे दिल्ली से एयर इंडिया के विशेष विमान ATR 72 से आगरा के खेरिया हवाई अड्डे पर 25 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल के साथ पहुंची। रविवार सुबह वह सबसे पहले ताज का दीदार करेंगी। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के मुताबिक रविवार सुबह 8:30 बजे से 10:30 बजे तक ताजमहल पर्यटकों के लिए बंद रहेगा, जबकि आगरा किले को सुबह 9:50 से लेकर 11:50 तक बंद रखा जाएगा। इस दौरान पर्यटकों को किले में प्रवेश नहीं मिलेगा। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के जनवरी 2020 में हुए दौरे के बाद अब कोई VVIP मेहमान ताज के दीदार के लिए आए हैं। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के डेनमार्क की प्रधानमंत्री मेट फेडरिक्सन के ताज के दौरे को देखते हुए रॉयल गेट के मुख्य गुंबद के बीच नहर की सफाई का काम भी कराया जा रहा है। तो पूर्वी लद्दाख में LAC पर शांति बहाली के लिए भारत और चीन के बीच उच्च सैन्य स्तर की 13वीं दौर की वार्ता रविवार की सुबह 10:30 बजे चीन की तरफ मोल्दो बॉर्डर प्वाइंट पर होगी। बैठक में भारत तनातनी वाले शेष बिंदुओं से चीनी सेना की पूरी तरह वापसी पर जोर देगा। इसके अलावा डेपसांग और डेमचोक के मुद्दे पर भी चर्चा होगी। बता दें कि 31 जुलाई को भारत और चीन के बीच कोर कमांडर स्तर की 12वीं दौर की वार्ता हुई थी। ये वार्ता करीब 9 घंटे तक चली थी। इसमें भारत ने पूर्वी लद्दाख के हॉट स्प्रिंग्स, गोगरा व अन्य तनाव वाले स्थलों से सेना व हथियारों को जल्द हटाने पर जोर दिया था। बैठक में दोनों पक्षों ने पूर्वी लद्दाख में सैन्य गतिरोध खत्म करने पर बातचीत की थी। चर्चा के दौरान भारत व चीन ने सीमा विवाद को लेकर भी विस्तार से चर्चा की थी। तो 14 जुलाई को विदेश मंत्री डॉक्टर S जयशंकर ने अपने चीनी समकक्ष वांग यी के साथ द्विपक्षीय बैठक की थी। उस वक्त दुबानशे में शंघाई सहयोग सम्मेलन के विशेष
विदेश मंत्रियों की बैठक से स्तर हुई इस मुलाकात में एलएसी को लेकर भी चर्चा हुई थी और मुद्दों पे कई सारी चर्चाएं की गई थी। वहीं जयशंकर ने कहा था कि स्थिति में एक तरफा परिवर्तन किसी भी स्थिति में स्वीकार्य नहीं है। उन्होंने इसके साथ ये भी कहा कि सीमा क्षेत्रों में हमारे संबंधों के विकास के लिए शांति और व्यवस्था की पूरी तरह से वापसी बेहद जरूरी है। दोनों देश पैंगोंग झील के उत्तरी और दक्षिणी किनारों में अपने अपने सैनिकों और हथियारों को हटाने की प्रक्रिया पूरी कर चुके हैं, लेकिन टकराव वाली बाकी जगहों पर सैनिकों को वापस ले जाने की शुरुआत अभी तक नहीं हो पाई है। बता दें कि दोनों के बीच पिछले साल मई से पूर्वी लद्दाख में कुछ स्थानों को लेकर सैन्य गतिरोध की स्थिति बनी हुई है। तो वही देश की राजधानी दिल्ली में आतंकी हमले का खतरा मंडरा रहा है। बता दें कि आतंकी हमले की सूचना मिलने के बाद दिल्ली पुलिस हाई अलर्ट पर है। शनिवार को दिल्ली पुलिस आयुक्त राकेश अस्थाना ने शीर्ष अधिकारियों के साथ बैठक की है। दिल्ली पुलिस को त्योहारी सीजन के दौरान दिल्ली में आतंकवादी हमले के इनपुट मिले हैं। इनपुट मिलने के बाद दिल्ली पुलिस आयुक्त राकेश अस्थाना ने शनिवार को शीर्ष अधिकारियों के साथ बैठक और आतंकवाद विरोधी उपायों पर चर्चा की है। उन्होंने इस बात पर भी चर्चा की है कि आतंकवादियों को स्थानीय लोगों का समर्थन लेने से कैसे रोका जा सके। हालांकि उन्होंने कहा है कि ऐसा कोई हमला तब तक नहीं हो सकता है जब तक हमलावरों को स्थानीय समर्थन ना मिले। अस्थाना ने कहा कि स्थानीय अपराधी, गैंगस्टर और रूढ़िवादी तत्व इस तरह के हमले में मदद कर सकते हैं। वहीं इससे पहले 7 अक्टूबर को स्पेशल सेल की स्वाट टीम ने कश्मीरी गेट बस अड्डे पर 3 आतंकी को मार गिराया था, साथ ही एक को पकड़ लिया गया था। उत्तरी जिला पुलिस आयुक्त सागर सिंह कलसी ने बताया कि पुलिस को सूचना मिली थी कि कश्मीरी गेट बस अड्डे पर 4 आतंकवादी घुस गए हैं और लोगों को बंधक बना चुके हैं। सूचना मिलते ही सभी सुरक्षा एजेंसियों के साथ साथ फायर ब्रिगेड की टीम और सिविल डिफेंस कर्मी और मेडिकल टीम के साथ एम्बुलेंस मौके पर पहुंची स्पेशल सेल की स्वाट टीम ने कार्रवाई शुरू कर दी। वहीं पुलिस टीम ने आसपास के इलाके को खाली करवा दिया और अंदर घुसकर पुलिस टीम ने आतंकवादियों को चुनौती दी है। पुलिस अधिकारियों ने बताया कि कार्रवाई के दौरान एक आतंकी को पकड़ लिया गया जबकि 3 को मार गिराया गया। प्रदेश में त्योहारों के बीच जहां कोरोना के मामले रविवार को भी 20,000 से नीचे आ गए हैं, वहीं सक्रिय मरीजों की संख्या भी 208 दिनों के बाद सबसे कम दर्ज हुई है। स्वास्थ्य मंत्रालय के ताजा आंकड़ों के मुताबिक 24 घंटों के दौरान कोरोना के 18,166 नए मामले सामने आए। 214 लोगों की मौत हो गई है इस बाबत। हालांकि इस दौरान 23,624 लोग स्वस्थ होकर घर लौट चुके हैं। वहीं सबसे बड़ी राहत की खबर यह है कि भारत में अब तक कोरोना के 2,30,971 सक्रिय मरीज बचे हुए हैं, जो कि 208 दिनों में सबसे कम है। जबकि रिकवरी रेट की बात करें तो 96.99% दर्ज किया गया, जो मार्च 2020 के बाद से सबसे अधिक पाया गया है। तो फिलहाल बुलेटिन में वक्त और हो चला एक छोटे से ब्रेक का, जल्दी हाजिर होंगे। इरादा बदल गया पार्टनर, अब ये मेरा। इरादे में दम, इरादे में दम, इरादे में इरादे स्ट्रॉन्ग होने चाहिए। तू नहीं समझेगा। तो ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। रुक करेंगे आगे की खबरों की ओर, जहां कांग्रेस नेता शशि थरूर ने शनिवार को कहा कि वह भारत के इतिहास लेखन में भूली गई आवाजों को फिर से हासिल करने के पक्षधर हैं, लेकिन आज के राजनीतिक दुरुपयोग के लिए इसका इस्तेमाल करने के नहीं, हम घावों को खरोच रहे हैं जिन्हें ठीक होने दिया जाना चाहिए था। अगर 500 साल पहले के मुसलमान बुरे थे तो क्या आज के मुसलमानों को इसके लिए भुगतना होगा? मुझे इससे समस्या है। उन्होंने अपनी किताब बुल्स इन अवर मेमोरी शॉप डिबेटिंग हेरिटेज हिस्ट्री हब्रिस का भी जिक्र किया है। शशि थरूर ने कहा है कि मैं कहूंगा, आप आज के भारत के लिए क्या कर रहे हैं? हम अपनी पुरानी लड़ाइयों को लड़ने के बजाय सभी के लिए एक बेहतर भारत बनाने पर ध्यान केंद्रित क्यों नहीं कर सकते? आज के राजनीतिक दुरुपयोग के लिए इतिहास को जोड़ा जा गया है, जिससे मुझे समस्या है। वहीं मोदी सरकार के देश के विभाजन के दिन को स्मृति दिवस मनाने को लेकर भी सवाल उठाए। इस पर उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस वर्ष 14 अगस्त को देश के विभाजन के कारण हुई नफरत और हिंसा के कारण विस्थापित हुए और अपनी जान गंवाने वाले लाखों लोगों के संघर्ष और बलिदान की याद में विभाजन भयावह स्मृति दिवस के रूप में घोषित किया।
उन्होंने आगे कहा कि हालांकि विभाजन के दौरान जो हुआ उसे याद करने के पक्ष में ऐसे लोग भी हैं जो भूल गए हैं और आप उसकी यादों को पुनर्जीवित करना चाहते हैं और क्षमा करने के बजाय उन लोगों के कथित वंशज को दंडित करना चाहते हैं जिन्होंने उन गलतियों को अंजाम दिया था। तो मध्य प्रदेश के आगर मालवा जिले में रविवार की छुट्टी के लिए मनरेगा में तैनात इंजीनियर ने अपने आला अफसर को एक अजीब पत्र लिखा है। जनपद पंचायत सुसनेर के इस इंजीनियर ने लिखा है कि उन्हें अपने पिछले जन्म का आभास हुआ। हैदराबाद सांसद असदुद्दीन ओवैसी उनके पिछले जन्म के सखा नकुल थे। वहीं आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत शकुनी मामा थे। इंजीनियर के इस पत्र को जनपद पंचायत के ऑफिशियल ग्रुप में डाला गया है। इसका जवाब भी जनपद सीओ ने उन्हीं की भाषा में दिया है। उन्होंने इंजीनियर को रविवार को ऑफिस में काम करने का आदेश दिया। उन्होंने लिखा है कि रविवार को काम करने से आपका अवकाश रूपी अहंकार खत्म होगा। सोशल मीडिया ग्रुप की ये चैटिंग अब सामने आई है। सुसनेर जनपद में पदस्थ उपयंत्री राजकुमार यादव ने लिखा कि रविवार को वे जनपद के किसी कार्य में उपस्थित नहीं हो पाएंगे क्योंकि उन्हें कुछ दिनों पहले आभास हुआ कि आत्मा अमर होती है। साथ ही पिछले जन्म का भी आभास हुआ। सांसद असदुद्दीन ओवैसी उनके पिछले जन्म के सखा नकुल थे और मोहन भागवत शकुनी मामा, इसलिए अपने जीवन को जानने के लिए गीता पाठ करना चाहता हूँ। अपने अंदर के अहंकार को मिटाने के लिए घर घर जाकर भीख मांगूंगा। चूंकि उनकी आत्मा का सवाल है इसलिए उन्हें रविवार का अवकाश चाहिए। तो क्रूज ड्रग्स केस में मुंबई की ऑर्थर रोड जेल में बंद आर्यन खान की मुश्किलें कम नहीं हो रही हैं। 6 रातें एनसीबी कस्टडी में काटने के बाद भी वो 2 रातें जुडिशियल कस्टडी में बिता चुके हैं, लेकिन उन्हें जमानत मिलने पर अभी भी कई सवाल खड़े हो रहे हैं। उनके वकील सतीश मान शिंदे ने शनिवार शाम को सेशन कोर्ट में उनकी जमानत की याचिका दायर की थी, लेकिन इस पर सुनवाई सोमवार को होगी। यानी आर्यन को अभी एक और रात ऑर्थर जेल में ही बितानी होगी। एनसीबी भी आर्यन की जमानत का विरोध करने वाली है। दरअसल ड्रग्स केस में गिरफ्तार किए गए अचित कुमार की जुडिशरी कस्टडी में है। एनसीबी कोर्ट में यह दलील दी जा सकती है कि वह दोनों आमने सामने बिठाकर पूछताछ करना चाहती है, इसलिए आर्यन को बेल ना दी जाए। अगर कोर्ट ने एनसीबी की यह दलील मान ली तो आर्यन को कुछ और दिन जेल में बिताने होंगे। अचित कुमार को गिरफ्तार करने के बाद जब एनसीबी ने उन्हें कोर्ट में पेश किया तो कोर्ट ने उन्हें एनसीबी की कस्टडी में ना भेजकर सीधे जुडिशियल कस्टडी में भेज दिया। एनसीबी ने इसका विरोध नहीं किया क्योंकि आर्यन पहले से ही जुडिशियल कस्टडी में थे। अंचित और आर्यन के एक ही जेल में होने के कारण एनसीबी के लिए दोनों को एक साथ पूछताछ करना बहुत आसान हो गया है। इसी बात को आधार बनाकर एनसीबी के सेशन कोर्ट में आर्यन की जमानत का विरोध कर सकती है। तो वहीं राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनआईए ने वॉइस ऑफ हिंद मैगजीन के प्रकाशन और आईईडी की बरामदी को लेकर जम्मू कश्मीर में 16 जगहों पर छापेमारी की है। एजेंसी ने श्रीनगर, अनंतनाग, कुलगाम और बारामूला में ही 9 स्थानों पर छापेमारी करी है। फरवरी 2020 से VOH नाम की इस ऑनलाइन मासिक पत्रिका का प्रकाशन हो रहा है। इसके प्रकाशकों पर मैगजीन के जरिए घाटी में मुस्लिम युवाओं को कट्टरपंथ की ओर ढकेलने का आरोप है। इस जिहादी पत्रिका को चलाने वाले लंबे समय से जांच एजेंसियों को चकमा दे रहे हैं। अलग अलग VPN नंबर के जरिए इस वेबसाइट को ऑपरेट किया जा रहा है। वहीं राजस्थान में बिजली का संकट और कोयले की किल्लत दोनों ही बने हुए हैं। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में साउथ ईस्टर्न कोफील्ड लिमिटेड और मध्य प्रदेश के सिंगरौली में नॉर्दर्न कोफील्ड्स लिमिटेड से कोयले की पूरी सप्लाई नहीं हो पा रही है। ऐसे में कोयले लेने के लिए विभाग ने अपने 3 अधिकारी और एग्जीक्यूटिव इंजीनियरों को इन कोफील्ड्स में भेजा है। बता दें कि विभाग के अधिकारी SP अग्रवाल को SECL बिलासपुर भेजा गया है। SECL बिलासपुर पहुंच चुके हैं। X.N. अनूप चतुर्वेदी को विभाग की ओर से NCL सिंगरौली मध्य प्रदेश भेजा जा चुका है। इन तीनों अधिकारियों को यह टास्क दिया गया है कि ये कोल फील्ड्स में मौजूद अफसरों से कोऑर्डिनेशन करके कोयले की सप्लाई के रैंक वहां जल्द से जल्द रवाना करवाएं। प्रदेश के 31 जिलों में बिजली कटौती जारी है। बिजली मैनेजमेंट करने में नाकाम रहे बिजली विभाग, विद्युत उत्पादन निगम, डिस्कॉम्स और तीनों विद्युत वितरण कंपनियों की टॉप ब्यूरोक्रेसी की बड़ी लापरवाही और मनमानी का खामियाजा राज्य सरकार को उठाना पड़ रहा है। राज्य की कांग्रेस सरकार पर बीजेपी के बिजली और कोयले के मिस मैनेजमेंट के आरोप लगाए गए, जिससे सरकार बैकफुट पर है क्योंकि आम जनता को लगातार हो रही बिजली कटौती से परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। शहरों और कस्बा इलाकों में ही नहीं बल्कि ग्रामीण क्षेत्रों में भी लंबे समय तक बिजली कटौती हो रही है। कई जगह तो अघोषित तौर पर मेंटेनेंस के नाम पर पावर कट और शटडाउन किया जा रहा है। सरकार की सूत्रों की माने तो
मुख्यमंत्री और ऊर्जा मंत्री ने कड़ी लताड़ लगाते हुए किसी भी सूरत में बिजली वितरण निगम और उत्पादन निगम, बात बता दें कि प्रसारण निगम को बिजली हैं, बिजली महकमे पर अब ऊपर से बिजली गिराने की तैयारी को लेकर भी भनक हो चुकी है। तो अब बिजली विभाग भी ब्यूरोक्रेसी अपना फेल्योर छुपाने की कोशिशों में जुटी हुई है। वक्त हो चला एक और छोटे से ब्रेक का, जल्द ही लौटेंगे। हम जब छोटे थे ना, हजारों कछुए आते थे इस बीच पर। हाँ, मैंने भी देखे हैं। क्या कर रही हो बेटा? कछुओं के लिए जगह बना रही हूँ ताकि वो दोबारा वापस आ सके। मुझे भी तो देखना है कछुए। अगर कल को बदलना है तो पहले खुद को बदलना पड़ेगा। सर्फ एक्सेल में हमने भी की है एक शुरुआत खुद को बदलने की। सर्फ एक्सेल मैटिक लिक्विड 100% इको फ्रेंडली एक्टिव्स के साथ मुश्किल दाग निकाले और पर्यावरण का भी रखें ख्याल। तो ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। रुक करेंगे आगे की खबरों की ओर, जहां मंडलेश्वर से 3 बैंक कर्मचारियों की रोड एक्सीडेंट में मौत हो गई है। 2 गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। शनिवार रविवार बैंक की छुट्टी होने पर सभी दोस्त इंदौर आ रहे थे। जाम गेट के नजदीक अचानक सामने से आ रही दूसरी कार को बचाने में गाड़ी पुलिया से टकरा गई। 2 दोस्तों की मौके पर ही मौत हो चुकी है। एक अन्य ने इलाज के दौरान ही दम तोड़ दिया। कसरावद ब्रांच में पदस्थ सूरज और उसके साथी प्रतीक, अक्षित, विपिन और अभिनय शुक्रवार देर रात घूमने के लिए निकले थे। इंदौर के समीप जाम गेट के नजदीक सामने से आ रही कार को बचाने के चक्कर में उनकी कार पुलिया से टकरा गई। अक्षित व विपिन की मौके पर ही मौत हो गई। एक अन्य 2 सूरज की इलाज के दौरान मौत हो चुकी है। सूरज स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की कसरावद ब्रांच में पदस्थ थे। घायल अभिनय के अनुसार वह सूरज, अक्षित, विपिन और प्रतीक कार से इंदौर आ रहे थे। प्रतीक को छोड़कर बाकी सभी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की अलग अलग शाखाओं में पदस्थ हैं। बता दें कि शनिवार रविवार छुट्टी होने की वजह से उन्होंने इंदौर में घूमने का प्लान बनाया था और कार से आ रहे थे। अभिनय के अनुसार घायल सूरज को अस्पताल ले जाने के लिए उन्हें लगभग 2 घंटे तक गाड़ी का इंतजार करना पड़ा। पहले उन्हें मंडलेश्वर के अस्पताल में ले जाया गया, बाद में इंदौर की एक एयर बैग खुलने की वजह से उनकी जान बच गई है। उनके भाई प्रतीक को भी निजी इलाज मृतकों में अक्षय सूरज कसरावत की ब्रांच में, जबकि विपिन कर रही ब्रांच में पदस्थ थे। तो मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के नए चीफ जस्टिस रहे आरवी मलिमत होंगे। बता दें चीफ जस्टिस मोहम्मद रफीक उनकी जगह हिमाचल प्रदेश का दायित्व संभालेंगे। इसके अलावा देश भर में 8 चीफ जस्टिस का भी तबादला किया गया है। इसमें से 5 हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस हैं। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने मुख्य न्यायाधीश से चर्चा के बाद 8 हाईकोर्ट के जजों को चीफ जस्टिस बनाया है। सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने इसकी सिफारिश 16 सितंबर को ही कर दी थी। शनिवार 9 अक्टूबर को तबादला आदेश जारी हुआ। इसके अलावा मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के जस्टिस प्रकाश श्रीवास्तव को कलकत्ता हाईकोर्ट का चीफ जस्टिस बनाया गया। चीफ जस्टिस मोहम्मद रफीक ने 3 जनवरी को मध्य प्रदेश चीफ जस्टिस का दायित्व संभाला था। 9 महीने तक वे इस पद पर रहे। नए चीफ जस्टिस मलिमत का जन्म 25 मई 1962 को हुआ था। उन्होंने 28 जनवरी 1978 को कर्नाटक हाईकोर्ट में वकालत शुरू की। बतौर अधिवक्ता संवैधानिक, सिविल, आपराधिक, श्रम और सेवा मामलों में महारत भी हासिल कर चुके हैं। 18 फरवरी 2008 को कर्नाटक उच्च न्यायालय में अतिरिक्त न्यायाधीश और 17 फरवरी 2010 को स्थायी न्यायाधीश के रूप में नियुक्त हुए। मार्च 2020 में उत्तराखंड के उच्च न्यायालय के लिए स्थानांतरित करे गए। 5 मार्च 2020 को उत्तराखंड के उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के पद पर ग्रहण थे। और बता दें कि 28 जुलाई 2020 को वे उत्तराखंड उच्च न्यायालय के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश बनाए गए। 7 फरवरी 2021 को उन्हें हिमाचल प्रदेश का चीफ जस्टिस का दायित्व संभालने को मिला और अब एमपी का नया चीफ जस्टिस बनाया गया है। मध्य प्रदेश के परिवहन विभाग ने कारों के नंबर को लेकर बड़ा खुलासा किया है। अब पुरानी गाड़ियों के नंबर नई कारों में भी उपयोग हो सकेंगे। इससे सबसे ज्यादा फायदा वीआईपी नंबर की गाड़ी मालिकों को मिलेगा। पुराना नंबर
ब्लॉक नहीं होगा। परिवहन मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने बताया कि वाहन मालिक पुराने 4 व्हीलर्स गाड़ियों को आवंटित नंबरों का उपयोग अब अपने नए वाहनों के लिए कर सकेंगे। इसके लिए गाड़ी मालिक को पुराने नंबर के लिए दी गई राशि अथवा न्यूनतम 15,000 रुपए में जो भी अधिक होगा भुगतान वो करना होगा। मंत्री राजपूत ने बताया कि पहले कंडम वाहनों के स्क्रैप के साथ ही उक्त वाहन का नंबर भी ब्लॉक कर दिया जाता था। इसमें वीआईपी नंबर लेने वाले वाहन को नया नंबर लेना पड़ता था, लेकिन वर्तमान में सरकार ने नई व्यवस्था लागू की है। इसका सीधा लाभ वीआईपी नंबर लेने वाले गाड़ी मालिकों को मिल सकेगा। मई 2014 के बाद के पूर्व वीआईपी नंबर प्रथम आओ प्रथम पाओ के आधार पर आवंटित किए जाते थे, जिसमें से 1 से 9 नंबर का शुल्क 15,000, 10 से 100 का 12,000, विशिष्ट नंबरों के लिए 10,000 रुपए और शेष नंबरों का शुल्क 2,000 रुपए था। 22 मई 2014 के बाद वीआईपी नंबरों के लिए ऑनलाइन नीलामी प्रक्रिया शुरू हो गई। इसमें गाड़ी मालिक को वीआईपी नंबरों के लिए बड़ी कीमत चुकानी पड़ती थी, लेकिन अब नई पॉलिसी के तहत उनके या उनके परिवार वाले व्यक्ति उसी श्रेणी का वाहन खरीदने पर पूर्व वाहन के नंबर का उपयोग कर सकेंगे। तो चेकिंग के नाम पर पटना पुलिस की दबंगई का वीडियो सामने आया है। जी हां, शनिवार को कोतवाली थाना क्षेत्र के हाई कोर्ट मोड़ के पास चेकिंग के दौरान पुलिस की अभद्र भाषा का रिकॉर्डिंग करने वाला युवक की पुलिस ने जमकर पिटाई कर दी। पुलिस ने पहले युवक को गालियां दी, उसके बाद विरोध करने पर उसकी पिटाई भी कर दी। आरोप है कि चेकिंग के नाम पर पुलिस कभी मास्क तो कभी डबल हेलमेट के लिए परेशान करती है। इनकी चेकिंग के नाम पर हर पॉइंट पर जबरदस्ती हो रही है। शनिवार को भी पुलिस ऐसी ही कुछ हरकत कर रही थी, तभी एक युवक ने विरोध किया तो उसके साथ अभद्र व्यवहार किया गया, उसे गालियां भी दी गई। थोड़ी देर बाद पुलिस वाले युवक को अपराधी करार देने में जुट गए। इस दौरान एक साथी ने वीडियो रिकॉर्डिंग की तो पुलिस ने उसे मोबाइल छीनने की कोशिश की। चेकिंग के नाम पर चल रही पुलिस की दबंगई से बिहार पुलिस की छवि खराब हो रही है। पुलिस और पब्लिक के बीच विश्वास को कायम करने के लिए पुलिस अफसर बार बार निर्देश दे रहे हैं, लेकिन इस पर अमल नहीं किया जा रहा। पुलिस की दबंगई के शिकार युवक ने कहा कि वह घटना की शिकायत पुलिस महानिदेशक से करेगा। उसने बताया कि बाइक से एक अन्य साथी के साथ जा रहा था। हाई कोर्ट मोड़ के पास पुलिस की चेकिंग देख वापस लौटने लगा। वह डर गए क्योंकि एक युवक ने ही हेलमेट लगाया था। पुलिस ने उन्हें दौड़ा लिया। पुलिस ने पीछा करके बाइक सवार को पकड़ लिया। युवक ने अस्पताल जाने का हवाला दिया, लेकिन गुस्साए पुलिसकर्मियों ने अपना आपा खो दिया और युवक की पिटाई कर उसे अपराधी बताने लगे। बाद में युवक को कोतवाली थाना भी ले जाया गया। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल एक बार फिर उत्तर प्रदेश पहुंचे हैं। शनिवार रात वे रायपुर से दिल्ली के लिए रवाना हुए। रविवार को वे कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी और पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी के साथ बनारस जाएंगे। बनारस में कांग्रेस ने किसान न्याय रैली आयोजित की है। इसी रैली में प्रियंका गांधी के साथ मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भी शामिल होंगे। रायपुर से दिल्ली रवाना होने से पहले मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि बनारस में प्रियंका गांधी की बड़ी रैली है, उसमें मुझे शामिल होना है। मुख्यमंत्री ने कहा कि भाजपा का नजरिया ही किसान विरोधी है। वे लोग किसानों को कुछ समझते ही नहीं है, रौंद भी देते हैं और उन्हें अफसोस भी नहीं होता। अभी तक केंद्र सरकार और भाजपा के नेताओं की ओर से एक ही बयान नहीं आया है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का कहना है कि मुझे पार्टी ने उत्तर प्रदेश चुनाव में पर्यवेक्षक बनाया है, स्टार प्रचारक भी बनाया है। पार्टी पहले भी जिम्मेदारी देती रही है, अब भी जिम्मेदारी दे रही है। कांग्रेस की यह रैली बनारस के रोहनिया स्थित जगतपुर डिग्री कॉलेज में होनी है। लखीमपुर खीरी में किसानों के प्रदर्शन के दौरान हुई हिंसा की घटना के बाद उत्तर प्रदेश में किसी भी राजनीतिक दल की ये सबसे बड़ी रैली बताई जा रही है। कांग्रेस के लिए इस यूपी चुनाव के प्रचार अभियान के श्री गणेश के तौर पर देखा जा रहा है। पूरी पार्टी ने इसमें ताकत झोंक रखी है। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू, पूर्व सांसद डॉक्टर राजेश मिश्रा समेत कई बड़े नेताओं ने शनिवार को ही बनारस में डेरा डाल दिया। किसान न्याय रैली और पार्टी बैठक के बाद मुख्यमंत्री देर शाम तक रायपुर लौट आएंगे। फिलहाल देश विदेश की खबरों में सिर्फ इतना ही, लेकिन आगे की तमाम खबरों के लिए आप जुड़े रहें के न्यूज के साथ।